ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज की ये 19वीं कक्षा है। तो हम सब लोग ध्यान संध्या उपासना में जो वृत्तियां होती हैं उन सबको लेकर चर्चा कर रहे थे। कल शंका समाधान का प्रकरण था, तो अभी उसमें कई लोगों के प्रश्न बच गए थे। कल भी हाथ खड़े हुए थे पर वो समय समाप्त हो गया था, तो इसलिए फिर रोकना पड़ा था। तो जिन लोगों के प्रश्न बचे हुए हैं या और प्रश्न नए बने होंगे तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। जी बताइए। चलिए, जब तक आप लोगों को अपने प्रश्न याद आएंगे या आप उस स्थिति में आएंगे कि प्रश्न रखे जा सकें, तब तक कुछ बात कर लेते हैं, प्रश्नों से संबंधित ही हैं। अभी 19वीं कक्षा हमारी चल रही है, तो पिछले 18-19 दिनों से ही, जब से हमारी ये बातचीत शुरू हुई है, तो ये कक्षाएं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की तरह काम कर रही हैं। शायद हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही एक ऐसा द्रव्य है, जैसे मैं थोड़ा सरल करके समझाने का प्रयास करता हूँ। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब देखना, मेरे ये घाव बना हुआ है और बहुत गहरी चोट है, कोई फोड़ा है, फुंसी है और इसमें बहुत दर्द होता है और बहुत गहरा घाव बढ़ता जा रहा है, इसमें बहुत बुरी स्थिति हो रही है। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उस घाव को लेकर के उसके ऊपर एक द्रव डालता है। द्रव लिक्विड होता है, उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। जब वो द्रव उसके ऊपर डाला जाता है तो उसके भीतर कुलबुलाहट होती है, थोड़ी सी बेचैनी सी बढ़ती है, दर्द होता है, ऐसा होता है ना। यानी सफाई होने की प्रक्रिया में ये थोड़ा सा ऐसा होता है। उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यदि हम वैसे सामान्य रूप से त्वचा पर कहीं भी डालें तो वो उतना असर नहीं करती, उसका कोई ऐसा ऐसा नहीं होता कि दर्द होगा उससे। लेकिन घाव के ऊपर, चोट के ऊपर जब डाला जाता है तो उसमें से थोड़ा सा दर्द जैसा होता है और वो कुछ ऐसी क्रियाएं करती है जिससे वो थोड़ी बेचैनी सी वहाँ होती है, लेकिन सफाई करने का काम करती है वो। और उस सफाई करने की प्रक्रिया में फिर डॉक्टर कॉटन लेकर के, रुई लेकर के फिर उसको साफ करता है। जो गंदगी होती है ऊपर आ जाती है, झाग जैसे बनते हैं उसमें, और घाव साफ हो जाता है। बाकी आगे उस पर जो बीटाडीन या जो भी दवाई लगा करके पट्टी करने का काम है, या जो भी आगे दवाइयाँ देनी है खाने को, फिर वो देता है। इस तरीके से वो आगे की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है। तो शुरुआत किससे होती है? वो सफाई करने से होती है। यानी थोड़ी सी बेचैनी शुरू शुरू में होती है। अब पिछले कई दिन से ये बेचैनी साफ साफ दिख रही है कई जगह मुझे। कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं, उसमें ज़्यादातर मैसेज के माध्यम से ही आ रहे हैं और बड़े रोचक रोचक हैं, बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं उसमें। तो मैं आपके सामने जल्दी से रख देता हूँ, फिर आपके प्रश्न लेंगे। सबका मिला जुला लगभग एक जैसा ही मामला है, तो उसमें एक प्रश्न मैं उठाता हूँ, कई लोगों का समाधान होगा। और कई लोग जो प्रश्न नहीं भी कर पाए हैं ना, तो उनका प्रश्न भी या उनकी शंका, उनकी समस्या इससे संबंधित हो सकती है। आप लोग रिलेट कीजिएगा उससे। वो प्रश्न क्या है, शंका क्या है, समस्या क्या है? जैसे एक माताजी ने अपनी बात रखी, नाम लिए बिना बोलूंगा उनका। जैसे वो ऑफिस से आती हैं तो शाम को उनका काम ऐसा होता है कि अब थोड़ा पार्क में घूमने चलते हैं। तो अपनी किसी सखी सहेली या जो भी उनके संबंधी हैं उनके साथ वो पार्क में घूमने जाती हैं। अब जब दो लोग साथ में होते हैं तो चर्चाएं होती हैं। कई बार सार्थक चर्चाएं नहीं हो पाती तो फिर निरर्थक चर्चाएं होती हैं। उन्हीं निरर्थक चर्चाओं में कई बार होता क्या है, हम आलोचनाएं करते हैं। आलोचना करना बुरा नहीं होता, पर आलोचनाएं कई बार निंदा के सेंस में चली जाती हैं। यानी हम बुराई करते हैं, ईर्ष्या के भाव से दूसरों की बातें उठा उठा करके करते हैं। और निंदा के रस को, ईर्ष्या वाले रस को सबसे उत्तम रस माना गया है। इसमें जो आनंद आता है वो शायद बाहर की दुनिया में उतना कहीं आता नहीं। कोई हमें सुन ले, कोई हमारी बस बातें सुन ले और हम उसके सामने किसी तीसरे थर्ड पर्सन की बातें करें, बुराई करें, उसके जीवन को लेके करें, और वो व्यक्ति भी यदि उसका शत्रु है, उससे भी उसकी नहीं बनती थर्ड पर्सन की, तो फिर तो मज़ा और बढ़ जाता है हमारा। हमें और अच्छा लगता है कि चलो ये और मिल गया, हमारी बातों को थोड़ा और बढ़ाने वाला, उनको वजन देने वाला व्यक्ति मिल जाए तो फिर बातें और लंबी निकल जाती हैं।
तो ऐसे कई लोगों के साथ होता है। ये तो मैंने बस माता जी का उदाहरण बताया। तो जब हम पिछले दिनों कक्षा में द्वेष को लेकर चर्चा कर रहे थे, राग को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं कि इन पर काम करना है और ऐसी वृत्तियों पर व्यवहारिक जीवन में भी और ध्यान में बैठकर भी काम करना है कि मेरे भीतर द्वेष किस हद तक है, वो द्वेष नाम की वृत्तियां कैसे कैसे आ रही हैं, उसके संस्कार कितने गहरे हैं। बन तो बाहर से ही रही हैं, यानी भीतर संस्कार हैं पहले से द्वेष वाले, वो एक अलग बात है, वो तो प्रभाव दिखाएंगे ही। लेकिन हम बाहर से नया नया कलेक्ट किए जा रहे हैं, वहां से भी तो रोकना है, उस प्रवाह को रोकना है, उस आवक स्थिति को रोकना है, इम्पोर्ट को रोकना है। और ये हमारे साथ घरों में भी समस्या है। घरों में भी हम रिश्तेदारियों में जाते हैं, कहीं बैठ गए, महिलाओं के साथ ज्यादा होता है ये है ना। बहुत कम सार्थक चर्चाएं महिलाओं के पास हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन है तो है, इसमें क्या कर सकते हैं। कोई बहुत उनके पास उन्नति की बातें, कोई आध्यात्मिक बातें, कोई बहुत ऊंची बातें उनके पास ज्यादा होती नहीं है। तो फिर जब बातें नहीं है तो फिर यही बातें निकल के आती हैं। तमाम रिश्तेदारी, इधर उधर की बातें, बचपन तक की बातें, उसने ये किया, उसने ये किया, उन्हीं को लेकर के एक दूसरे की बुराइयां करती हैं। जनरली बता रहा हूँ, सब लोग उसको सब महिलाएं ऐसी होती हैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। पुरुष भी ऐसे होते हैं और बहुत सारी महिलाएं बहुत सार्थक चर्चाएं भी करती हैं। तो ये समस्या हम लोगों के साथ व्यवहारिक जीवन में खूब रहती है। अब समाधान क्या हो, इसका समाधान पे बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो कि जब हम ये समझ ही गए हैं कि जितनी ज़्यादा हम दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की बातें उठाएंगे कि देखो वो ऐसा है, वो वैसा है, मेरे साथ ऐसा करता है, उसकी कमियां ज़्यादा देख रहे होते हैं हम, उसकी न्यूनताएं, उसके जीवन में कहाँ असफलताएं हैं या सफलताएं भी हैं तो किस सोर्स से सफलताएं आ रही हैं। हाँ, इतने पैसे आए हैं, जरूर 2 नंबर का कर रहा होगा कहीं ना कहीं से। ये जो घर बनाया है ना, वैसे ही नहीं बन गया उसका घर, तो कहीं ना कहीं से ला रहा होगा, कहीं ना कहीं से ऐसा कर रहा होगा। उसके घर पे उस दिन ये देखा था, उसकी लड़की वहां जाती है, उसका लड़का ऐसे करता है। ये सब बातें हम करते हैं। क्या देख रहे हैं हम ऐसा करने में? सामने वाले की न्यूनताएं, उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां, उसकी बुराइयां, उसके दोष, इन्हीं को बार बार उठा उठा करके हम देखते हैं, दूसरे से चर्चाएं करते हैं। जिस से हम कर रहे हैं वो बोल भी नहीं रहा है, वो केवल अभी सुन रहा है। तो बोलने वाला तो जब ये बोल रहा है तो उसने पहले वो सब चीजें देख रखी हैं। वो थर्ड पर्सन की जो न्यूनताएं हैं, कमजोरियां हैं, दोष हैं, वो पहले देख रखी हैं। अब स्मृति वृत्ति उठा करके उन सबको वाणी से बोल रहा है। इस बोलने बोलने की प्रक्रिया में फिर से नई वृत्ति बना रहा है, नए संस्कार गढ़ रहा है अपने भीतर। यानी ईर्ष्या के जो संस्कार हैं, द्वेष के जो संस्कार हैं, ये क्लिष्ट संस्कार जो हैं, उस क्लेश को, उस संस्कार को और दृढ़ कर रहा है ऐसा करने में। और हम खूब करते हैं। कई बार तो अकेले बैठे बैठे ही, कोई है भी नहीं ना सुनने वाला, तो भी मन में चलता रहता है। जिसके प्रति हमारा द्वेष है, जिसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, चलता है कि नहीं चलता? खूब चलता है। और कोई सुनने वाला मिल जाए तब तो और धड़ल्ले से, धूमधाम से हम बातों को रखते हैं। अब जो व्यक्ति सुन रहा है, मजे की बात देखिए, वो केवल सुन रहा है, बोला नहीं है। और वो भी उस थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, उसकी भी उससे नहीं बनती, जिसके बारे में बुराइयां चल रही हैं, जिसके बारे में बातें हो रही हैं। और ये सुनने की प्रक्रिया में भी वृत्तियां तो भीतर जा ही रही हैं, उसको भी रस आ रहा है, सुख ले रहा है उस बात में। भीतर संस्कार इसके भी गहरे हो रहे हैं। और ऐसा तो नहीं होता कि ईर्ष्या की बातें चल रही हों और सब्जेक्ट दोनों के लिए मजेदार हो तो दूसरा वाला कुछ बोले ही ना, केवल सुने ही सुने। वो भी तो बोलता है बीच बीच में, चार बातें और उठा के लाएगा, नए तरीके से बताएगा। अच्छा, तुमको ये नहीं पता था, ये मैं बताता हूँ। फिर उसको और बताने में आनंद आता है। और ऐसे कर करके हम कहाँ तक निकल जाते हैं, बहुत दूर तक चले जाते हैं, हमको खुद पता नहीं चलता। थर्ड पर्सन क्या कर रहा है इस समय, वो व्यक्ति कहाँ अपनी उन्नति कर रहा है, क्या वो कर्म करने में लगा हुआ है, हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने भीतर कितनी स्थितियां बिगाड़ रहे हैं, ये एक समय के बाद जाके समझ में आता है। तीसरा व्यक्ति मस्त है, वो वाला जिसके बारे में बातें चल रही हैं, वो मजे में है, वो अपना खा पी रहा है, अपने काम में लगा हुआ है, अपना काम बना रहा है। और हम पार्क में टहलने के बहाने, एक दूसरे से मिलने के बहाने,
कि हम मिल रहे हैं जी, हम बातें कर रहे हैं और उसके बहाने हम अपनी वृत्तियां खराब कर रहे हैं, हम अपने संस्कार खराब कर रहे हैं। तो पिछले दिनों परोक्स जब आप के लिए कक्षा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब डाली गई, तो ये इस प्रक्रिया में हुआ कि कुलबुलाहटें बढ़ी हैं कई लोगों की, और निकल के आया कि हाँ, ये समस्या तो हमारे साथ चल रही है, हम खूब बुराइयां कर रहे हैं। ऑफिस में क्या है, हमारे कलीग्स जो हैं, सीनियर जो हैं, जूनियर हैं, उनकी आपस में चल रही है। बॉस से कोई नहीं बनती बात तो उसकी बुराइयां करते हैं आपस में बैठ करके सारे कर्मचारी। ऐसा खूब होता है। तो ये घृणा के भाव, ईर्ष्या के भाव, द्वेष के भाव हम खुद बढ़ा रहे हैं, हम खूब उनमें खूब वृद्धि कर रहे हैं। रोकें कैसे? तो ज्ञान ही तरीका है, विवेक ही तरीका है इन सब चीजों को रोकने का। मैं बार बार इसी बात पे जोर देता आ रहा हूँ कई दिन से। पिछले दिनों ये ज्ञान की ही तो प्रक्रिया चल रही है, कक्षा में जो बातें हो रही हैं, हम अपने उस ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। हम विवेक को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि चीजें ये पता ही नहीं थी हमको, वास्तव में ऐसे भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं क्या। और ज्ञान होने की प्रक्रिया में समझ में तो आने लगा कि नुकसान क्या है इनको करने का, और या इनको छोड़ दें तो लाभ क्या क्या हैं। अब माता जी ने एक समस्या रखी उस दिन जब ये बातें बताई, कहा कि अगर मैं उसको मना करती हूँ अपनी सहेली को, या जिससे वो चर्चाएं हो रही हैं, वो मानेगी नहीं एकदम से, उसका तो चलता रहेगा, तो फिर कैसे करें। तो मैंने कहा कि सबसे पहले स्वयं छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम तो बुराई करना बंद करें, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि नुकसान कितना बड़ा है। हम तो कर करा के आ गए बुराइयां, हमको लगा कि लो चलो आज थोड़ी संतुष्टि मिली, उसकी थोड़ी बुराई तो कर ली। क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, थोड़ी एक्सप्रेसिव होती हैं, अभिव्यक्ति वाली होती हैं, इनको अभिव्यक्त करने में मजा आता है और कर भी लेती हैं। पुरुष इस मामले में उतने अभिव्यक्त नहीं कर पाते, तो इनको संतुष्टि मिलती है अभिव्यक्ति में और ये खुश होके आती हैं। लेकिन इनको नहीं पता कि जिस चीज में खुश हुई है ना, उसमें नुकसान कितना करके आई हैं। जिस दिन नुकसान दिखने लग जाएगा, जिस दिन ये ज्ञान होगा, विवेक होगा, उस दिन स्वयं से करना बंद करेंगी। तो सबसे पहले स्वयं से करना बंद करें ये बुराइयां, और मुख से बुराइयां करना बंद करें, उससे पहले मन में बुराइयां करना बंद करें। मैं बार बार कहता हूँ कि सारे युद्ध तो पहले मन के भीतर कर लिए जाते हैं, बाहर ग्राउंड लेवल पे तो वो बाद में लड़े जाते हैं युद्ध। योजनाएं बाहर की दुनिया में तो बाद में क्रियान्वित होती है, पहले तो भीतर ही होती हैं। तो जिस व्यक्ति के बारे में बुराई हम वाणी से कर रहे थे ना बैठ करके, उससे पहले बुराइयां कर चुके हैं हम मन के भीतर। सारी योजनाएं, सारा कुछ बना चुके हैं, सारी न्यूनताओं की लिस्ट बना रखी है सामने वाले की। ये बुराइयां हैं, ये दिक्कत करता है, मुझे दिमाग खराब करके रखता है, ऐसा है वैसा है, बदतमीज है, मूर्ख है, गधा है। तमाम यही सब शब्द होते हैं हमारे पास, और वो लिस्ट विधिवत बनी हुई है। हम अच्छी बातें भूल जाएंगे, शास्त्र की बातें भूल जाएंगे। हम योग दर्शन दर्शन के सूत्र याद करने को कह दें तो याद नहीं होंगे हमसे, हम वो भूल जाएंगे। मंत्र याद करने को कह दें, याद नहीं होंगे, भूल जाएंगे। लेकिन किसी की बुराइयों की यदि लिस्ट है हमारे पास, यथावत याद रहती है क्रम से। कभी भी पूछ लो, 10 साल बाद भी पूछ लेंगे तो 10 साल पीछे तक की बता देंगे कि देखो इस व्यक्ति का वहाँ प्रसंग चल रहा था, इसकी ये कमियां थी, ये न्यूनताएं थी, सब याद रहती हैं हमको। अच्छाइयाँ कम देखते हैं, बुराइयाँ ज़्यादा देखते हैं, द्वेष का यही कारण है। जिस दिन अच्छाइयाँ ज़्यादा दिखने लगेंगी, द्वेष कम हो जाएगा। तो पहले तो मन के भीतर वो वृत्तियों को रोकें। मन से विचार ही नहीं करूंगी, विचार ही नहीं करूंगा। इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि जी हम तो सोचते हैं कि हम ना करें, लेकिन क्या करें, मन चला जाता है बार बार। अभ्यास कम है। इस पर एक उदाहरण अभी रखेंगे कि कैसे अभ्यास को बढ़ाना है, कि मन ना चाहते हुए भी उधर चला जाता है। तो पहला काम तो हमने ये किया कि मन के भीतर ही नियंत्रित करें, फिर वाणी से बोलना बंद करें। अब सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली जो महिला है वो बोले जा रही है, बार बार आके बुराई कर रही है, प्यार से समझाएं कि देखो, कुछ ढंग की बात करो, कुछ सार्थक बात करिए। ऐसे क्या है, बार बार बुराइयां, हम अपना ही दिमाग खराब करते हैं, अपने संस्कार बिगाड़ रहे हैं। उसको प्रेम से इसी भाषा में समझाएं कि देखो, इससे वृत्तियां भी खराब होती हैं, संस्कार भी खराब होते हैं, मन खराब होता है, समय खराब होता है, हासिल कुछ होता नहीं। अरे कोई सार्थक चर्चा करो। इतने दुनिया में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, उनमें से कोई एक दो व्यक्ति अच्छा सा उठाओ, उसके बारे में बात करते हैं। कितने अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में, उनके बारे में बात करेंगे, अपने बच्चों के बारे में बात करेंगे, अपनी उन्नति के बारे में बात करेंगे, क्या दूसरों की बातें फालतू में। ये केवल माता जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबके साथ होता है हमारे।
कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर, किसी ना किसी डिग्री पर, किसी ना किसी एंगल पर ये चलता ही रहता है मामला। तो वो देखना है किस एंगल पे चल रहा है, किस डिग्री पे है अभी, तो सामने वाला समझेगा। अब हो सकता है सामने वाला ना समझे, कई बार हठी दुराग्रही होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, प्रवृत्ति बन जाती है। वो प्रवृत्ति छुड़ाना आसान थोड़े होता है, जितनी हमारी समझ है इतनी सामने वाले की तो है नहीं। वृत्तियों और संस्कारों को लेकर, अंतःकरण को लेकर, साधना को लेकर, तो वो करेगा बुराई। तो एक कान से सुने दूसरे से निकालें, ये इतना आसान नहीं होता। कान से सुनेंगे तो फिर वृत्ति बनेगी, है ना। लेकिन साथ में हमारे भीतर एक संस्कार ये भी बन गया कि अब सुनना ही नहीं, मुझे रस नहीं आता जी दूसरे की बुराई सुनने में, अब मुझे आता ही नहीं। जिस दिन ये मैकेनिज्म भीतर बनने लगेगा, नए उत्तम संस्कार भीतर खड़े हो जाएंगे, फिर सामने वाला हजार बुराइयां भी करेगा ना तो उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी हमारे भीतर। ये तंत्र बनाना पड़ेगा हमें भीतर से। और जब हम एक समय के बाद सामने वाले को इग्नोर करने लगेंगे ना, उपेक्षा करेंगे उसकी, देखेंगे कुछ दिनों बाद वो स्वयं बात बदलेगा। हम भी पलटें बातों को, विषय को बदलें, वहां पर टॉपिक चेंज करें। यदि इतने पर भी नहीं मान रहा है तो उपेक्षा करें, फिर जाना कम करें, ऐसे लोगों से मिलना उठना बैठना कम करें। मैं तो सीधा कहता हूँ, रिश्तेदारी, संबंध सब उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में, सब काम आते हैं, लेकिन ऐसे संबंध का क्या लाभ जो हमारी आंतरिकता को ही बिगाड़ के रख दे, जो हमारे अंतःकरण को ही खराब कर दे। तो ये कुछ उपाय हैं। अब मैं आपको वो उदाहरण के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रवृत्ति बाहर क्यों नहीं बन पाती। अभी ताजा ताजा मामला है, ताजी ताजी चीजें समझ में आ रही हैं कि हाँ वृत्तियां इस तरीके से काम करती हैं, संस्कार ऐसे बनते हैं, पर अभी प्रवृत्ति हो नहीं पा रही है पूरी तरह से। अभी शुरुआत तो हो रही है, तो ना चाहते हुए भी दूसरे का वो बुराइयों का विचार हो जाता है, रागात्मक वृत्तियां आ ही जाती हैं, द्वेषात्मक वृत्तियां बनती चली जाती हैं। ध्यान में बैठते हैं तो सैकड़ों वृत्तियां आती हैं, कोशिश करते हैं एक पर ध्यान लगाने का, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, एक विषय पर केंद्रित होने का प्रयास करते हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहे हैं। एक उदाहरण से बात बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी, बहुत मजेदार उदाहरण है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। जब हम लोग किसी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने जाते हैं, तो हम देखते हैं कि मेडिकल स्टोर में वो जो काउंटर बना हुआ होता है उसके पास एक उसका मालिक जैसा व्यक्ति बैठा होता है ना। वो हाथ में कॉपी पेन या कैलकुलेटर, लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठा होता है, और उसने अपनी दुकान में दो तीन लड़के रख रखे होते हैं, एक दो तीन जितने मान लीजिए, हम दो व्यक्ति मान लेते हैं कि उसने दो लड़के रख रखे हैं। एक ए नाम का व्यक्ति रख रखा है और एक बी नाम का व्यक्ति रख रखा है। तो ए नाम का जो लड़का उसने रखा हुआ है वो नया नया आया है अभी दुकान में, अभी उसको उतनी समझ दवाइयों की बाकी सब चीज़ों की नहीं है। और बी नाम का जो लड़का है वो पुराना है, अनुभवी है, जानकार है, एक्सपर्ट है सब चीज़ों का, उसको पता है दवाइयाँ कहाँ कहाँ रखी हुई हैं, सबके रेट मालूम है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसको मेडिकल स्टोर की सब पता हैं। तो जब कोई ग्राहक दवाई लेने आता है, अपना पर्चा सामने रखता है, तो मालिक क्या करता है, उस पर्चे पर लिखी हुई दवाइयों के नाम बोलता है कि हाँ भाई, ऐसे करके बोलता है ना, ये वाली ला दो, ये वाली ले आओ, ये वाली ले आओ, नाम बोलता है। और भीतर खड़े हुए लड़के आवाज सुन करके दवाइयाँ निकालने लगते हैं। नया वाला जो लड़का है, कई बार तो उसको दवाइयों की यही समझ में नहीं आती कि बोल क्या दिया, है ना, यही होता है ना, नहीं आता एकदम से समझने में, तो उसको थोड़ी दिक्कत होती है, फिर से पूछता है। कई बार पर्चा लेता है कि जी पर्चा दिखाओ, पर्चा ले लिया, अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि दवाई रखी कहाँ है, तो भैया से पूछेगा, यानी उसके साथ वाला जो लड़का है उससे कि भैया ये बताना कहाँ रखी हुई है। बताता है, उसकी सहायता से फिर एक एक दवाई निकालता है। अब 10 गोलियों का पत्ता है, उसमें से 3 गोलियां निकालनी है, 3 टैबलेट निकालनी है। अब पूरी दवाई का पूरे पत्ते का मूल्य 320 रुपये है, तो 3 गोलियां चाहिए, उनका मूल्य कितना होगा वो भी इसी को जोड़ के बताना है। काटने में बड़ा समय लगता है इसको, एक एक गोली अलग अलग निकालने में, कैंची चलाने में अभी इतना अभ्यास नहीं है, कहीं कोई टैबलेट ना कट जाए या कोई गलत तरीके से ना कट जाए, इसमें सावधानियां रखनी होती हैं, थोड़ा समय लग रहा है इसको। और वो वाला जो एक्सपर्ट है वो धुआंधार उसके सामने पर्चा रख दे, या एक बार 5 दवाइयों के नाम बोल दिए, एक बार में निकाल लाया सारे के सारे, कितनी गोली चाहिए, कितने कैप्सूल चाहिए, सिरप चाहिए, जो भी चाहिए एक बार में ला के रख देता है वो टेबल पे, सबके जोड़ के बता देगा, इतने इतने बने जी, आप इतने दे दो, तुरंत एकदम से, एक्सपर्ट है इस मामले का, जानकार है। लेकिन हम देखेंगे कि 5-6 महीने होते होते, 1 साल होते होते, ये जो ए नाम का लड़का था जो नया नया आया था,
ये भी मजबूत हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अभ्यासी हो जाता है। अब ये भी बिल्कुल उसी बी की तरह काम करता है। किसी दिन बी एब्सेंट हो जाए, यहाँ तक कि मालिक भी ना रहे, पूरे मेडिकल स्टोर को अकेला संभालता है ये व्यक्ति। अभ्यास मजबूत बना लिया है, अभ्यास दृढ़ कर लिया है। अब इसको हर दवाई का ये तक पता है कि कौन सी दवाई कहाँ रखी हुई है, किसका मूल्य कितना है, कौन सी एक्सपायर्ड है, कौन सी एक्सपायर्ड नहीं है, कौन सी होने को है, कौन सी पहले निकालनी है, और कौन सी खत्म हो रही है तो उनकी भी लिस्ट बना के रखेगा। मालिक खुश रहता है अब इससे। हम अपनी मेडिकल की दुनिया में अभी ए नाम के लड़के के जैसे हैं। मेडिकल की दुनिया कौन सी, हमारी आंतरिक जगत की यात्रा जो है, हम ए लड़के की तरह हैं। हम नए नए हैं अभी। अभी नहीं पता हमको दवाइयाँ कहाँ रखी हुई हैं, नहीं पता कैसे वृत्तियों को देखना है, नहीं पता, एक साथ बहुत सारी आ जाती हैं। कितने डिब्बे खोल खोल के देख लिए, जो चाहिए थी वो मिली ही नहीं, है ना, आ गई तो कोई और ही आ गई, कितनी सारी वहाँ डब्बे पड़े हुए थे। तो खुद से लगाना भी होता है, एकदम से नहीं पता चलता उसको कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। जब एमआर दवाई पहुंचाता है उसको घर पे, सॉरी, जब मेडिकल स्टोर में कोई एमआर आता है या बाहर से दवाइयाँ खरीद के लाते हैं तो अब यही लगाता है मेडिकल स्टोर में, कौन सी किस डब्बे में रखनी है। ऐसे समझ बनती है। समझ ऐसी थोड़ी बन जाएगी कि ग्राहकों को दिए जा रहा है दिए जा रहा है, इतने मात्र से नहीं बनती। बाहर से भी जो दवाइयाँ खरीद के मेडिकल स्टोर के अंदर सेट करनी है, हर डब्बे में रखनी है, उसकी इसको समझ है। वैसे ही हमारे भीतर कौन सी वृत्ति कब आ रही है, किस मात्रा में आ रही है, किस वृत्ति पर हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं, किस व्यक्ति से रिलेटेड वृत्तियां हैं, कितनी तीव्रता उनकी है, ये बाहर से जिस दिन हम अपने मन के भीतर ले जाने की प्रक्रिया को समझने लगेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि भीतर वृत्तियां कितनी मात्रा में है, कैसी हैं, कौन सी अधिक है, कौन सी कम है, कौन सी क्लिष्ट है, कौन सी अक्लिष्ट है, कौन सी हितकारी है, कौन सी नुकसान करने वाली हैं। सब समझ में आ जाएगा, ध्यान में बैठेंगे बाधा होगी नहीं। लेकिन सारी दवाइयों को एक डब्बे में भर दें, पूरे मेडिकल स्टोर की एक ढेर लगा दें, और अब कहें कि अब निकालो दवाइयाँ, तबाह हो जाएगा वो व्यक्ति। ग्राहक भी आना बंद कर देंगे कि इनकी दवाइयाँ ही नहीं मिलती। कैसे स्टोर वाले दवाइयाँ सही से क्रम में रखते ही नहीं है, बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं। अरे थोड़ा ढंग में रखें उनको, व्यवस्थित रखें। इनको पर्चा ला के देते हैं तो ये ढूंढते रहते हैं, 50-50 डब्बे एक साथ खोल के रख दिए, इनको दवाइयाँ ही नहीं मिल रही हैं। साधना की दुनिया में, अंतर जगत की यात्रा में, भीतर के मैनेजमेंट में हमने भी वैसे ही दवाइयों को बिखेर के रखा हुआ है। और वो दवाइयाँ कौन सी हैं, वृत्तियों और संस्कारों की दवाइयाँ, क्लेशों की दवाइयाँ। पता ही नहीं है कौन सी कहाँ है। एक डब्बा उठाते हैं, सैकड़ों दवाइयाँ आ जाती हैं उसके साथ। ऐसा ही तो हो रहा है ना भीतर मामला अभी सबके साथ। 19 दिन 19वां दिन है आज। तो अभी हम ए लड़के जैसे हैं, अभी नए नए तो हैं इस दुनिया में। हालांकि पहले भी काम किया होगा हमने, थोड़ा बहुत छोटा मोटा रहा होगा, उसका भी एक अपना अभ्यास है। ऐसी थोड़ी कोई भी मेडिकल स्टोर वाला ऐसे ही किसी लड़के को अपनी दुकान पे नहीं रखता, उसका अपना एक बैकग्राउंड होता है, थोड़ा बहुत अभ्यास होता है कहीं ना कहीं का, थोड़ी समझ होती है। छोटी मोटी टैबलेट उसने घर में भी देखी होंगी, अब उसको पता है कि ये बुखार में काम आती है, ये जुकाम में, ये खांसी में, ऐसे पता होता है। तो हम लोग भी जब यहाँ तक आए हैं तो हमारा भी पहले का अभ्यास है, उसकी भी सहायता ली जाएगी, उसको भी काम में लाया जाएगा, और तब आगे बढ़ा जाएगा, बिजनेस संभाला जाएगा। तो ये जो बाहर अभी दिक्कतें आ रही हैं, ध्यान में बैठकर भी जो चल रहा है, समय लगेगा। एक बार, एक दिन के बाद ऐसा अभ्यास हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, बहुत रोचक बात है। एक समय के बाद ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि बाहर से आने वाली किस वृत्ति को समय ही नहीं देना, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देनी, और किसको पूरी इम्पोर्टेंस ही देनी है, किसको कितना महत्व देना है, ये एक समय के बाद खुद समझ में आने लगेगा। अब सामने वाला बुराइयां कर रहा है, हम सुन ही नहीं रहे हैं, हमें, हमारा चिंतन कहीं और चल रहा है, वो बुराई किए जा रहा है, हमारा सच में ध्यान उधर नहीं है। ये अभ्यास बन जाएगा एक समय के बाद। आपको एक बहुत मजेदार एक घटना सुना देते हैं, ताजी ताजी है अभी की, बहुत बढ़िया उदाहरण है, उससे समझ में आ जाएगा। लगभग 4 दिन पहले की बात है। मैं और मेरी माँ, हम खेत से आ रहे थे बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी से ही आना जाना होता है, बढ़िया अच्छी यात्रा रहती है बैलगाड़ी की, धूमधाम से आते हैं चर्चा करते हुए। तो उधर से एक हमारी ताई जी हैं, वो बैठ गई।
अब होता क्या है कि उन ऐसी महिलाएं जो हैं इस टाइप की, जैसी वो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो जब भी जहाँ भी जिसके घर में बैठेंगी वो बुराइयां ही करेंगी। वो बैठ गई हमारी बैलगाड़ी में। अब वो कहने लगी थोड़ी देर बाद में कि एक अन्य व्यक्ति का नाम लेकर के, मान लीजिए ए नाम के व्यक्ति का नाम लेकर के कह रही हैं कि वो ए नाम का व्यक्ति आपकी बुराई कर रहा था, और कह रहा था कि देखो ये लड़के ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इनके परिवार वाले, यानी हमारे परिवार वाले हमारे बारे में वो बताने लगी कि वो आपकी बुराई कर रहा था वो व्यक्ति। वो बताई जा रही हैं। पहले तो मुझे लगा कि इनको रोकना चाहिए, पर मैंने कहा इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है, इनको रोकें भी कहाँ तक रोकें। तो अभ्यास है इस बात का, इस पर काम किया है तो चिंतन दूसरी ओर आ गया, दूसरी ओर कर लिया। वो बोले जा रही हैं। हमें मुझे यही नहीं पता कि वो कितनी बुराइयां कर गई रास्ते रास्ते में, सच में मेरा ध्यान उधर नहीं था। रास्ता काफी लंबा है, काफी देर लगी। लगभग वहां से आने में 20-25 मिनट लग जाते हैं हमको खेत से आने में। इतनी पूरी प्रक्रिया में उन्होंने कितनी बातें रखी, कितनी बुराइयां की, किस व्यक्ति के बारे में क्या बोला, मुझे ध्यान ही नहीं था। और ये मैं कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत अ, पहुंचा हुआ व्यक्ति हूँ इस मामले में कि मैं नियंत्रित कर लेता हूँ। कुछ बातें आ भी जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत बातें आती भी हैं, पर एक समय के बाद अभ्यास हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई कहे कि देखो ये लड़का जो ए नाम का व्यक्ति आया था स्टोर पर, मेडिकल स्टोर पर, देखो कितना एक्सपर्ट हो गया है, कितनी महान उपलब्धि हासिल कर ली है इसने, ये तो विश्व विजेता बन गया है, ये तो ऐसा बन गया है। तो क्या कहा जाएगा उसके बारे में? अरे कौन सी बड़ी बात है, कुछ दिन रह के हो ही जाता है जब व्यक्ति अभ्यास करता है, काम करता है। तो जब हम भी इस दुनिया में उतरेंगे, थोड़ा और गंभीरता से काम करेंगे, तो एक समय के बाद कौन व्यक्ति हमारे बारे में क्या कह रहा है, कहाँ से रागात्मक वृत्तियाँ आ रही हैं, किस पर नियंत्रण करना है, किसको रोकना है, किसको तवज्जो देनी है, तवज्जो यानी महत्व देना है, वो सब अपने आप नियंत्रण में आने लगेगा एक समय के बाद। ठीक है जी, तो ऐसे हम अपने राग द्वेषात्मक वृत्तियों पर खूब काम कर सकते हैं। चलिए अब आपके प्रश्न ले लेते हैं, खूब बातें हो गई। चौधरी साहब सबसे पहले आप ही बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो 19 कक्षाएं हुई और इससे पहले भी जो 180 कक्षाएं हुई, हाँ जी। अगर इन सब कक्षाओं के हम श्रवण करने के बाद अगर इसमें हम मनन करते हैं, जी। तो मनन करने में पहले भी मैंने ये शब्द इस्तेमाल करा था कि मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया। हाँ जी। और वो कंफ्यूजन इतना हो गया कि मैं वो पूरे कंफ्यूजन जो मेरे अंदर है उसको शायद व्यक्त करने में भी मैं असमर्थ हूँ कि उस कंफ्यूजन को मैं ठीक तरह से व्यक्त भी कर पाऊंगा या नहीं। हाँ जी। पर फिर भी कोशिश करते हैं जी। जितना दूर होता है। हाँ जी। पहले तो आचार्य जी, मैं कल जो कर्नल साहब ने वो 3 चीजों के बारे में पूछा था, जी। संस्कार, वृत्ति और समाधि। जी। वृत्ति और समाधि को छोड़ के मैं संस्कार के ऊपर जो है थोड़ा सा अपना वो रखता हूँ, जो मैं अब तक आपने बताया, जो पढ़ा और जो हमारी समझ में आया। हाँ जी। आपने बताया था कि हम लोग अपने दैनिक व्यवहार में 3 तरह के संस्कारों से परिचित होते हैं। जी। एक एक तो आपने वही बताया था कि भाई किसी भी परिवार हो या उस परिवार के सदस्य हो, बच्चे हो, उसको कहेंगे बड़ा भाई बड़ा जो है संस्कारिक परिवार है, हाँ जी। बड़े संस्कारिक बच्चे, बड़े संस्कारिक व्यक्ति हैं। जी। दूसरा आपने बताया था कि जो हम ये 16 संस्कार करते हैं। हाँ जी। और तीसरा बताया था जो हम यहाँ संस्कार के बारे में जो है वृत्ति संस्कार के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं। हाँ जी। तो संस्कार के बारे में जो है कि ये जो एक तो शब्द होता है संस्कृत, जी। दूसरा होता है संस्कृति, जी। और तीसरी चीज आई फिर संस्कार। हाँ जी। आपने अभी शायद 1-2 कक्षा से पहले बताया था कि जिस शब्द के बाद में कार लग जाता है, जी। वो कार कर्ता के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। हाँ जी। जैसे स्वर्णकार, ये जो है लोहे वाला होता है, और जो है कर्मकार,
तो हाँ। इस तरह से जिसके बाद में कार लग जाता है, यानी कि वो उस चीज को करने वाला है। हाँ जी। तो इसमें संस्कार के बाद में जो कार लगा, और जो एक संस्कृत शब्द बना और एक संस्कृति बनी। संस्कार से आपने ये भी बताया था कि इसका जो एक शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो संशोधन होता है, किसी हाँ। चीज को संशोधित करना। हाँ। यानी कि उसके अंदर जो गंदगी कह लो, या उसके अंदर जो अशुद्धता कह लो, उस अशुद्धता को हटा के शुद्धता के रूप में लाना ही संस्कार के रूप में हम लोग जानते हैं। हाँ जी। तो आचार्य जी, इस जितना मैंने अब बताया, जो मुझे कंफ्यूजन है, जी। ये हमारे वृत्ति संस्कार वाले संस्कार, और जो 16 संस्कार, और जो आमतौर से हम व्यवहार में जिसको कहते हैं बड़े संस्कारित व्यक्ति हैं, जी। और ये संस्कार की जो परिभाषा कार मतलब वो करने वाला होता है, जी। जरा इसमें थोड़ा सा व्याख्या करें तो कुछ संशय दूर हो कि किस चीज को हम कैसे लेते हैं। ये तीनों एक ही चीज है या अलग अलग जगह अलग अलग इस्तेमाल होती है? हाँ जी। मैं एक उदाहरण ढूंढ रहा हूँ, उससे शायद बात समझ में आए। चलिए, अभी तो नहीं आ रहा है, ऐसे ही समझ लेते हैं। यदि कभी आएगा तो फिर उससे खुलकर अच्छे से बात हो पाएगी। संस्कार शब्द तो होता इसी रूप में है कि जिससे शोधन किया जा सके, जिससे सफाई की जाती है, शुद्धि की जाती है। बिल्कुल यही मतलब रहेगा। लेकिन अब आपका संशय जो है इस बात को लेकर के है कि संस्कार जो भीतर होते हैं वो तो हमको परेशान भी करते हैं, दुखी भी करते हैं, मलिनता भी देते हैं। तो वो एक सेंस में ही बात की जाती है जब भी कोई शब्द होता है। जैसे मान लीजिए झाड़ू को लेकर ही बात करें, हम कहने को कह सकते हैं कि झाड़ू का काम क्या होता है? सफाई करना। झाड़ू का काम ही है सफाई करना। लेकिन उसी झाड़ू को खोल करके कोई व्यक्ति घर में फैला दे, या उसी झाड़ू को लेकर के कोई व्यक्ति कूड़ा एक तरफ करने की बजाय पूरे कमरे में फैला दे, तो क्या कहा जाएगा? कि देखो झाड़ू से गंदगी कर दी। जबकि प्रचलित क्या है, सब जगह क्या कहा जाता है कि झाड़ू से सफाई होती है। यही प्रचलित है और सबके मन में यही बैठा रहता है। किसी से पूछे, सीधा पूछे एक बार में झाड़ू से क्या होता है, 100 लोगों से पूछेंगे, 100 के 100 यही कहेंगे झाड़ू से सफाई होती है जी। लेकिन किसी बच्चे ने झाड़ू उठाई और जो कूड़ा एक जगह पड़ा हुआ था उसको पूरे कमरे में फैला दिया, मामला बदल गया एकदम से। शब्द का अर्थ ही बदल गया कि झाड़ू से तो गंदगी भी हो रही है, यहाँ पे गंदगी कर दी, जबकि झाड़ू से गंदगी हुई नहीं है सीधे सीधे देखें तो। वैसे ही संस्कार शब्द को लेकर के है। संस्कार का मतलब होता है शुद्ध करना। ये सामान्य रूप से प्रचलित कथन है। तो संस्कार से सफाइयाँ होती भी हैं, जैसे हम हमारे भीतर जो अक्लिष्ट संस्कार हैं, अच्छे संस्कार हैं, विद्या से युक्त संस्कार हैं, वो हमारे भीतर सफाई, शोधन, या जो भी कहें स्वच्छता करने का काम करते हैं। यही इसका मूल अर्थ है। लेकिन जब उनको गलत रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वो गलत वृत्तियों के साथ, गलत ज्ञान के साथ भीतर छाप के रूप में बनते हैं, तो फिर वो मल के रूप में भी कहे जाते हैं, वो संस्कार वो बुरे रूप में, क्लिष्टता के रूप में भी कहे जाते हैं। शायद आप समझ पाए हो मेरी बात। जी, जी आचार्य। हाँ जी। और बताइए। अच्छा अच्छा जी सर। सर अब ये अभी हम, आपने कहा था कि अभी हम ध्यान पे नहीं आए हैं, अभी तो ध्यान की हम तैयारियों पे ही आए हैं। नहीं, ध्यान की ही बातें चल रही हैं, ध्यान में ही किया जाता है ये सब। जी जी सर। तो सर, आपने जो अब तक इस कक्षा में पढ़ा है, और जो सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा है या दूसरे विद्वानों से पढ़ा है, हाँ जी। इसमें एक चीज तो ये हो गई कि हम अपने जो मन की हमारी स्थिति होती है, और जो हमारी वृत्तियां उठती हैं, जी। क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जी। कि भाई क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त तक आ गए। विक्षिप्त के आगे फिर हम अपने विवेक से और अभ्यास से हम एकाग्र पे जाएंगे, फिर आगे उस पे जाएंगे। एक विधि तो ये हो गई गुरुजी समाधि तक पहुंचने की, हाँ जो जी। ग्रंथों में बताई गई है। हाँ जी। दूसरी विधि हो गई जो अष्टांग योग वाली है, हाँ जी। यम नियम, आसन, प्राणाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को। हाँ जी।
तीसरी विधि जो सत्याप्रकाश में ऋषि ने बताई है जी कि भाई विवेक वैराग्य जो अभ्यास करें इनका, उसके बाद फिर सटक संपत्ति, और चौथा शायद साधन या क्या, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा वो, हाँ जी फिर मुमुक्ष में आ गया। एक विधि वो हो गई। हाँ जी और तीसरी विधि जो अभी हमने दूसरा जो ये पाद शुरू किया, साधन पाद, जहां तक क्रियात्मक वो चला है, हाँ जी कि उसमें शुरू में कहा कि 3 चीज है हमारी, तप और स्वाध्याय और परिनिधान। हाँ जी इससे हम क्रियात्मक योग शुरू करते हैं, और उसके बाद में फिर हम इस स्थिति में आते हैं कि हम जो है ध्यान की स्थिति में जाएं। हाँ जी तो गुरु जी, एक ये सारी चीजों को अगर हम मिला के एक योजनाबद्ध तरीका कौन सा? अच्छा, हाँ, एक पांचवा और जो हम संध्या उपासना करते हैं, हाँ जी क्योंकि संध्या उपासना के मंत्र में है, उनमें ये सब चीजें कही जो उनके अगर हम अर्थ लेंगे जी तो उन अर्थों में उनके अर्थ ही इस तरह से वो प्रार्थना स्तुति वाले में आ जाते हैं। बाकी ये जो 4 चीज और बताई है, इनका हमारे अनुसार, जो हमारा अब तक जितनी भी जानकारी है उसके अनुसार हम नहीं उसमें ढूंढ पाते ये 4 चीज उन संध्या उपासना वाले मंत्रों में कहाँ पर आती है। हाँ जी तो ये 4-5 चीजें हमें ध्यान और समाधि तक पहुंचने के एक साधन है, सीढ़ी है। जी तो इसमें हम जो है उलझे हुए हैं। हाँ तो जी एक सिंपल सा एक जो है कैलकुलेटेड, भाई 1 से लेके इस तरह से चलेंगे, वो वाला रास्ता अभी तक हम नहीं समझ पाए। हाँ जी हाँ जी देखिए, बिजनेस की दुनिया में जब कहीं हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी व्यक्ति का अपना व्यापार है, तो उसमें एक टर्म चलती है एसओपी। एसओपी जानते हैं आप? नहीं गुरु जी। हाँ, मैं बताता हूँ। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। किसी भी व्यवस्था को बनाने के लिए, किसी भी योजना को बनाने के लिए, किसी भी कंपनी जब अपना कोई प्रोडक्ट निकालती है कि वो कैसे आगे जाएगा, कहाँ से मैन्युफैक्चर होगा, और वो ग्राहक तक जाने तक की पूरी प्रक्रिया या बेचने तक की पूरी प्रक्रिया को एसओपी कहा जाता है। उसको लिखित रूप में, एक लिखित रूप में पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, पूरा क्रमबद्ध तरीके से उसकी एक हिरार्की होती है, अनुक्रम होता है। पहले ये नियम फॉलो किया जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे वो एसओपी बनता है। उसको सिंपल भाषा भाषा में, शॉर्ट में एसओपी बोला जाता है। मैं फिर से बोलता हूँ इसका नाम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी मानक संचालन प्रक्रिया। कि एक मानक है, ये निर्धारित कर दिया कि ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू होगा, यहाँ से पैकेजिंग ऐसे होगी, ये व्यक्ति करेगा, इसके बाद यहाँ जाएगा, इस पर लेबलिंग होगी, इस पर प्राइस डलेगा, या जो भी होगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऐसे होगा। वो सारा का सारा एक क्रमबद्ध तरीके से लिखित डॉक्यूमेंट होता है। तो जब हमने ये ध्यान संध्या उपासना की कक्षा शुरू की, तो देखिए मैंने आपके सामने ये रखा था, ये वाला, ये दिख रहा है ना? तो ये भी एक प्रकार से ध्यान संध्या उपासना का एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऐसे बढ़े आगे, ऐसे चला जाएगा आगे। तो सारी की सारी यात्रा जो है वो हमारी समाधि तक पहुंचने की है। देखिए यहाँ सबसे अंत में समाधि दिया है ना, समाधि तक जाना है। अब आपने जो इतनी सारी चीजें अलग अलग से उठा के बताई हैं, बिल्कुल ऐसा होता है कि यहाँ आध्यात्मिक दुनिया में बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं कि क्या सही है, किस विधि को लेकर के बढ़ें। कहीं कोई कुछ कह रहा है, कहीं कोई कह रहा है कि समाधि तक जाना है, कोई कह रहा है कि चित्त को निरुद्ध स्थिति तक पहुंचाना है, कोई सट संपत्ति वाला, या वो पूरा जो ऋषि दानंद ने नवम समोल्लास में बता रखा है उस प्रक्रिया से जाना है। कोई कह रहा है कि ऐसे आगे बढ़िए, कोई कह रहा है ईश्वर का सहारा लीजिए। ये बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं। तो देखिए, एक मुख्य बात तो यह है कि हमें समाधि तक जाना है। सबसे पहले मुख्य बात यह है यहीं से वो सब चीज़ें हमें प्राप्त होने वाली हैं जिनसे हम हमारी मुक्ति होने वाली है, ये लक्ष्य है। उससे पहली प्रक्रिया ध्यान की है, उससे पहली धारणा की है, प्रत्याहार की है, प्राणायाम की है, और फिर सबसे ऊपर आसन की है। आसन से हम शुरुआत करते हैं। हालांकि उससे पहले भी लेना है तो यम नियम ले सकते हैं, जो मैंने इसमें लिखे नहीं है अभी। अब देखिए, समाधि तक आने की प्रक्रिया में अब आप उसको ले लीजिए जो योग दर्शन के प्रथम पाद में पढ़ा, जो आप भी बता रहे थे कि वो एक विधि विधि है। इन सबको अलग अलग विधि ना मान के इसी में सबको इंक्लूड कर लीजिए।
समाधि तक जाने के लिए चित्त का एकाग्र होना जरूरी है, या कहें कि निरुद्ध अवस्था में जाना जरूरी है। निरुद्ध से भी पहले एकाग्र होना जरूरी है, और एकाग्र से पहले भी विक्षिप्त अवस्था में आना जरूरी है। और ये सब करते करते ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पूरी अष्टांग योग की प्रक्रिया है, इसमें हम चित्त को उसी स्थिति में पहुंचाने का ही काम कर रहे हैं। ये सारी चर्चाएं जो चल रही हैं इसीलिए है कि हमारा चित्त एकाग्र हो, विक्षिप्त से एकाग्र की ओर बढ़े और फिर एकाग्र से निरुद्ध की ओर बढ़े। या अष्टांग योग की भाषा में कहें कि पहले वो ध्यान तक पहुंचे, ध्यान से फिर समाधि तक पहुंचे। और समाधि के भी दो प्रकार हैं, संप्रज्ञात तक पहुंचे पहले, फिर वहां से असंप्रज्ञात की ओर बढ़े। तो कोई ऐसा है ही नहीं कि अलग से विधि है, उसको अलग करने की जरूरत ही नहीं है। और ऋषि दयानंद ने जो वो पूरी विधि लिखी है उसमें जो सारी चीजें लिखी उन्होंने, पहले उन्होंने विवेक को बताया, फिर वैराग्य को बताया, और आगे फिर षट्क संपत्ति है, फिर मुमुक्षुत्व है। ये सब चीजें भी यहीं आ जाएंगी, इसी में जोड़ लेंगे। यानी पूरी प्रक्रिया में जो हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में जो चिंतन मनन चल रहा है, वो विवेक को ही बढ़ाने की प्रक्रिया है। हम अपने विवेक को ही बढ़ा रहे हैं, जो ऋषि दयानंद ने वहाँ पहला साधन लिखा है। यहाँ ध्यान की प्रक्रिया में ही जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा हमारा, जैसे जैसे विवेक बढ़ेगा, उसी के बढ़ने की प्रक्रिया में वैराग्य आएगा, जो ऋषि दयानंद ने दूसरा साधन लिखा है। फिर उन्होंने आगे तीसरा साधन लिखा है षट्क संपत्ति। उसमें जो भी बातें हैं वो विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा, वो आगे की प्रक्रियाओं में स्वयं होती चली जाती हैं। और सबसे अंत में है क्षमा कीजिए, चौथा है मुमुक्षुत्व, यानी मुक्ति की कामना रह जाती है फिर व्यक्ति की। अब तक तो वो चिंतन कर रहा था बाकी सब चीज़ों पे, सांसारिक विषयों पर, बाकी इतनी सारी वृत्तियों पर, संस्कारों पर और उन सब चीज़ों पर चिंतन था। लेकिन यहाँ तक आते आते उसकी ये स्थिति बन जाती है कि वो मुमुक्षुत्व की ओर बढ़ता है। अब मुमुक्षुत्व चाहिए, अब शीघ्रता से समाधि लगे, समाधि से ईश्वर साक्षात्कार हो, और ईश्वर साक्षात्कार के बाद अब मुक्ति चाहिए बस। वहाँ उस स्थिति में आ जाता है। कोई अलग विधि नहीं लिखी ऋषि ने वहाँ भी। तो सब चीजों को मिला जुला करके यदि एक जगह लाना हो, एक एसओपी बनाना हो हमको, तो वो ये है अष्टांग योग, जो अब आगे आएगा भी योग दर्शन के इसी द्वितीय पाद में। और जो आपने बोला कि योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद में जो वो क्रिया योग कहा है, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है, तो वो क्यों अलग से कह दिया? कोई व्यक्ति उसी को लेके बढ़े, तो वो आरंभिक लोगों के लिए उस रूप में कह दिया। वो तीन चीजें स्पेशली मेंशन की वहां पे। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर बाकी जो यम नियम है उनको व्यक्ति छोड़ देगा, आसन लगाना बंद कर देगा। उन पर यदि विशेष ध्यान दे, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान पर, तो वो शीघ्रता से समाधि की ओर पहुंचेगा। ये तात्पर्य है वहां कहने का। जो साधन पाद में शुरुआत जहाँ क्रिया योग से हुई, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को वहां हाईलाइट किया, उसको अंडरलाइन करके ऋषि ने स्पेशली वहां हमको बताया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति बाकी यम नियमों को छोड़ देगा, सत्य बोलना बंद कर देगा जी, अब तो झूठ बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि ने तो बस तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को कह रखा है, इसी से समाधि लग जाएगी। वो व्यक्ति अहिंसा का पालन नहीं करेगा, अस्तेय का नहीं करेगा, अपरिग्रह का नहीं करेगा, शौच का नहीं करेगा, संतोष का नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। उनको भी करेगा, साथ साथ चलेगा, आसन का भी अभ्यास करेगा, वो प्राणायाम भी करेगा, प्रत्याहार भी करेगा, धारणा भी करेगा। इन सबको करते करते वो तीन चीजों पर जो ज्यादा काम करेगा, वो है तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इनको लेकर जब यहाँ तक आएगा तो ध्यान उसका शीघ्रता से लग जाएगा। और सारी यात्रा तो ध्यान से ही अब शुरू होती है अंदर की। ध्यान तक पहुंचना है उन सबको करके भी। तो ध्यान में ही जाकर के ज्ञान होना है, विवेक होना है, विवेक से वैराग्य होना है, यहीं से समाधि की ओर बढ़ना है। पीछे हम पढ़ के आए थे कि इसी समाधि तक पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन है अपर वैराग्य। वैराग्य के दो भेद थे ना, अपर और पर वैराग्य। वो ध्यान से होकर ही आएंगे, क्योंकि ध्यान के बिना वैराग्य होगा ही नहीं। जब तक चिंतन मनन नहीं करेंगे, अपनी आंतरिक स्थितियों को नहीं देखेंगे, तब तक वैराग्य आएगा ही नहीं, क्योंकि वैराग्य के पीछे ज्ञान काम करता है। ज्ञान का ही उच्चतम रूप वैराग्य होता है। तो कोई अलग अलग विधि नहीं है, सब इन्हीं के अंतर्गत चलेगा। चित्त को हम क्षिप्त से आगे विक्षिप्त तक ला रहे हैं, चंचलता से उठा करके विक्षिप्त तक ला रहे हैं, विक्षिप्त से उठा करके एकाग्र की ओर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, एकाग्र से निरुद्ध की ओर ला रहे हैं। और यही काम यहाँ चल रहा है अष्टांग योग में। कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है कि वो विधि अलग है जी, उस पर बढ़े कि इस पर बढ़े, ऐसा कुछ है ही नहीं।
बात समझ में आ रही है? जी जी आचार्य जी। हाँ जी, बस एक अच्छा बात, आचार्य जी। रुकेंगे तनिक, जी क्षमा कीजिएगा। जी फिर संध्या का बताया आपने कि संध्या जो है, कि ये संध्या एक अलग विधि लिख रखी है। जैसे पंच महायज्ञ विधि में ऋषि दानंद ने कहा कि संध्या करें, इस विधि से करें। उसके लिए पूरा एक उन्होंने वहाँ भी एक पूरा क्रम निर्धारित कर रखा है। पहले आचमन करें, आचमन के बाद अंग स्पर्श करें, फिर प्राणायाम वगैरह वो सब आता है ना, मनसा परिक्रमा, फिर उपस्थान मंत्र। तो उसको करें कि इसको करें, फिर एक कंफ्यूजन यहाँ रह जाता है हमारा। तो देखिए, जब वहाँ भी ऋषिदानंद ने लिखा है आचमन से लेके, तो जब हम ध्यान में बैठे हैं, आसन लगाया है, तो यदि कोई वहाँ से भी आचमन करके बैठ रहा है, बढ़िया है, उसको भी कर ले, उसको भी इसी में ऐड कर ले, जोड़ ले। कोई अलग से विधि नहीं है वो। वहाँ भी प्राणायाम की विधि लिखी हुई है, प्राणायाम तो यहाँ भी करना है, उन मंत्रों के साथ प्राणायाम कर ले। वो भी कोई अलग विधि नहीं कह सकते हम उसको। लेकिन जब उन प्राणायाम को भी कर लिया, आसन हमारा स्थिर हो गया है, तो फिर सारी चीजें ध्यान में ही लेके आ जाएं, हम सब चीजें, संध्या के सब मंत्रों को ध्यान में लेके बैठें। उस पर हम आगे बात करेंगे। अभी कई दिन तक इन्हीं पर बातें चलेंगी, ध्यान में और क्या क्या करना है। तो जो हम संध्या के मंत्र सीधे बैठकर बोलना शुरू कर देते हैं ना, ओम शन्नो देवी से, या चिंतन भी करते हैं कुछ लोग, उनके अर्थों पर भी गहनता में जाने का प्रयास करते हैं, वो सब काम यहाँ आके करना है ध्यान में। मैंने शन्नु देवी वाला मंत्र उठाया, उसके एक एक शब्द के अर्थ पर विचार किया, उनकी गहनताओं में विचार करके देखा, वेद के बाकी मंत्रों से उसका समन्वय कैसे बनता है, परमात्मा के गुणों के साथ कैसे संगति बनती है, प्रार्थनाएं क्या हैं उसमें, उपासना क्या है, स्तुति क्या है, वो सब कहाँ देखी जाएंगी, यहाँ ध्यान में बैठकर देखी जाएंगी, जिसकी चर्चाएं हम इतने दिन से कर रहे हैं। लेकिन अभी मैंने ध्यान में केवल एक टॉपिक उठा रखा है, ध्यान के भीतर भी। वो क्या टॉपिक है, अभी वृत्तियों और संस्कारों की ही बात चल रही है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, यही सबसे ज़्यादा बाधा करती हैं। पहले इनको थोड़ा समझ करके इनको हल, कुछ ऐसा नियंत्रण की स्थिति में ले आएं कि अभी ये बाधा नहीं करेंगी हमको। तो फिर अब आगे हम मंत्रों को भी लेके आएंगे, जप को भी लेके आएंगे, जिसको जो विधि करनी है अब यहाँ से आगे बढ़े, अपने हिसाब से देख ले। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करते हुए इसी ध्यान में संध्या के मंत्रों का भी जप करे, पाठ करे, चिंतन करे, सब कुछ करे। इन सबको करने के पीछे का प्रयोजन क्या है? विवेक बढ़ाना, ज्ञान बढ़ाना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे वो अविद्या दूर होगी, एकाग्रता आएगी, और फिर हम समाधि की ओर बढ़ेंगे। सब चीजें यही इंक्लूडेड हैं, कोई अलग से नहीं है। ठीक है जी। बाकी और सब जी चीजें जी स्पष्ट होती रहेंगी अभी आगे, और तो अभी काफी दिन बाद चलेगी इस पे ही। जी जी आचार्य, थोड़ा समय और देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बताइए ना। आचार्य जी, अब हम ध्यान पे आते हैं तो जब ध्यान पे आते हैं तो पहले तो हम ये निश्चय करते हैं कि हमें ध्यान करना किस पे है। हाँ जी। तो जब ये हम निश्चय करते हैं कि ध्यान हमें किस पे करना है, तो इसमें बुद्धि का इन्वॉल्वमेंट होता है। बुद्धि ये निर्णय करेगी कि किस किस चीज पे हमें ध्यान करना है। हाँ, बुद्धि का तो हमेशा ही उपयोग होता है इस प्रक्रिया में। बुद्धि का काम है निश्चय कराना, निर्णय करना, सही या गलत को बताना। और जब हम ध्यान में बैठने वाले हैं तो हमारा मन चलता ही है, बुद्धि चलती है। आज क्या किया जाए? तो मन ने मन का और बुद्धि का मिला जुला ही काम चलता है। इस पर करूं या इस पर करूं, ये जो संकल्प विकल्प चलता है। आज ईश्वर का ध्यान करें या आज मंत्र जप ही कर लें, ऐसे ही सीधे सीधे ही। आज ईश्वर के इस गुण पर चिंतन करूं या इस वाले पर करूं, ये जो ऐसा चलता है संकल्प और विकल्प, ये तो चल रहा है मन के भीतर। लेकिन एक निर्णय तक पहुंच गया व्यक्ति। वो निर्णय तक कौन पहुंचाता है? बुद्धि पहुंचाती है, कि आज ये वाला ठीक रहेगा। आज ना ईश्वर के इस गुण को ले लेते हैं, आज इसको उठा लेते हैं। तो जो भीतर ये एक निर्णय बना, निश्चय बन गया हमारा, कि हाँ, आज ईश्वर के सर्वव्यापक को उठाते हैं, सर्वशक्तिमान पे तो कई दिन से चिंतन चल रहा है, आज सर्वज्ञ उठा लेते हैं। हाँ, कंफर्म हो गया, एकदम बिल्कुल सुनिश्चित हो गया कि ये कर लेते हैं, ये काम बुद्धि का है। और भीतर भी जब हम ध्यान में बैठेंगे और आगे लेकर बढ़ेंगे, उसमें बुद्धि का पूरा रोल है। बुद्धि ही निश्चय कराएगी सब चीजों का। और मन के भीतर पहली स्मृतियां हैं, पहले विचार हैं, पहला पढ़ रखा है, मंत्रों के अर्थ हमने पहले सुन रखे हैं, चिंतन मनन विचार कर रखा है, वो सबके सब आएंगे, उनका सबका लाभ लिया जाएगा विधिवत। और बुद्धि उसमें सहभागिता निभाएगी, सही गलत के निर्णय कराएगी। यानी बुद्धि के भीतर ही प्रकाश होता है सब चीजों का। तो बुद्धि का तो रोल हमेशा बना रहता है इस पूरी प्रक्रिया में।
जी आचार्य जी, यहाँ पर फिर एक शंका उत्पन्न होती है हाँ जी। कि यदि बुद्धि के ऊपर अभी भी अविद्या रूपी आवरण, मलिनता आवरण है, जी। तो फिर तो बुद्धि हमें सही निर्णय नहीं देगी हाँ, नहीं जब देगी। तक वो मलिनता आवरण नहीं हटेगा। तो वही तो हो रहा है हमारे साथ, इसीलिए हम निर्णय कर ही नहीं पाते। इसीलिए अब तक खराब पद्धति में चल रहे थे। जी जिस दिन वो आवरण हटने लगेगा, धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे, फिर सीधे सही प्रक्रिया में पहुंचेंगे कि आज ये निश्चय तो ये निश्चय, बिल्कुल रास्ता खुला हुआ दिखेगा। अभी रास्ते ही बंद हो रखे हैं हमारे भीतर के। यार मोटा मोटा देख लें, कई लोगों के कई दिन से फोन इस प्रकार से ही आ रहे हैं, मैसेज भी, कि अब तक तो मात्र फॉर्मेलिटीज हो रही थी, ये पता ही नहीं था कि वृत्तियों पर ऐसे भी काम करना है। तो पता नहीं था, इसका मतलब है कि बुद्धि पर आवरण है, मल है। यानी बुद्धि पर जी। एक पर्दा लगा हुआ है, वो पर्दा अब हट रहा है, धीरे धीरे हट रहा है, तो रास्ते खुल रहे हैं। चिंतन मनन कर रहे हैं, ध्यान में बैठकर भी वृत्तियों को देखा जाएगा। यही प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें आचार्य जी अभी जो 2 दिन पहले जो प्रकरण चल रहा था कि संस्कारों से स्मृति के रूप में जो वृत्ति अपने आप उठती है या फिर बुद्धि उठा के लाएगी उसको, तो वो हमारे इंद्रिय तो बाहरी विषयों से तो संबंध हट गया, वो तो हाँ जी। मन के साथ। तो ये संस्कार के जो स्मृति के रूप में जो वृत्ति आएंगी, जी। ये फिर क्या सीधी मन ग्रहण करेगा या पहले बुद्धि उसको लेगी तब वो मन को देगी? ये वाली प्रक्रिया जरा थोड़ी सी हाँ जी, मैंने वहाँ पर बताया था कि 2 तरीके से स्मृति आती है, 2 तरीके से संस्कार से वृत्ति बनती है। एक तो वो कि जो स्वयं से आ जाती है, यानी वो भीतर का मैनेजमेंट ऐसा है, भीतर का मैकेनिज्म ऐसा है कि भीतर से मन अपने आप से भी उठा देता है। मन अपने आप उठा देता है वृत्तियाँ। जैसे हमारा फ़ोन है, फ़ोन के भीतर हमने अलार्म लगाया, लगा के छोड़ रखा है, रोज़ाना वो अपने समय पे उठा ही देता है हमको, खुद से बजेगा। हम रोज़ सुबह 4 बजे उठ के हम खुद से उसको मैन्युअली नहीं बजाते कि मैं बजाऊँगा। जैसे घंटी होती है, हमने खुद से बजाई, हम ऐसे नहीं बजाते, एक प्रोग्रामिंग सेट है, तो उसमें वो एक निश्चित समय के बाद वो अलार्म बजेगा, एक रिंगटोन बजेगी और हम उठ जाएँगे। वैसे मन के भीतर भी वो सब चीजें हैं कि भले ही सीधे सीधे सामने कोई आलंबन नहीं भी आया, लेकिन वो संस्कार से वृत्ति उठ गई। किसी किसी संस्कार का कई बार ऐसा जोर होता है भीतर से, वृत्ति को उठा देता है अपने आप से भी। ये मन के भीतर स्वयं से भी होता है, अपने आप से ही। जैसे सामान्य रूप से हम उदाहरण से बात करें, हम खाली बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, अचानक से याद आ जाएगी किसी की। ना वो व्यक्ति सामने है, ना उसकी बातें हो रही हैं, ना उसका चित्र सामने है, कोई मामला नहीं था, लेकिन अचानक से याद आ गई। कहाँ से हुई? भीतर से हुई। तो मन खुद से उठाता है। एक दूसरा होता है कि आत्मा अपनी इच्छा से उठाता है, यानी हम स्वयं उठाते हैं, याद करना चाहते हैं कि आज जैसे 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2024 को हम वहाँ गए थे जी, आज ही का दिन था, और देखो उस दिन वहाँ थे। तो ये हम खुद से याद कर रहे हैं। वो संस्कार पहले से भीतर है, 6 दिसंबर 2024 वाला, लेकिन हमने अपने प्रयत्न से, हमने अपनी इच्छा से उसको उठा लिया। तो हम खुद से भी उठा सकते हैं। और मन का वो तंत्र ही ऐसा है कि जब किसी संस्कार का जोर विशेष होता है या आलम्बन आ जाए सामने से, तो मन खुद से उठा देता है। बुद्धि का काम वहां पर ये है पूरी प्रक्रिया में कि वो इस सब को निश्चय कराती रहती है, उसका बड़ी सूक्ष्मता से काम चलता रहता है। यदि चिंतन मनन कर रहे हैं तो वो निर्णय वहां कराती रहती है। और जैसा योग दर्शन में तो बुद्धि को और मन को एक ही लेके कहा गया है, क्योंकि ये बुद्धि या मन ही है जिसके भीतर सब चीज़ों की छवि बनती है, सब चीज़ों के चित्र बनते हैं, समापत्ति होती है। ये सब बुद्धि के भीतर ही हो रहा है। पर यदि हम थोड़ी देर के लिए बुद्धि को एक अलग अंतःकरण के रूप में देखें, तो इस पूरी प्रक्रिया में चिंतन मनन तो चलता ही है हमारा। तो वहाँ जो निर्णय होंगे, निश्चय होंगे, विचार होगा, वो बुद्धि के माध्यम से होगा। जी। अच्छा जी, आचार्य जी एक और आखिरी, हाँ जी। जब हमने अपना विषय निश्चित कर लिया कि भाई इस विषय पे हमें अपना मन जो है लगाना है, हाँ जी। इस वस्तु इस पे लगाना, ये हमारा विषय हो गया। जी। तो उस प्रक्रिया के दौरान तो हम जिस विषय पे हमने मन लगाया, जिस वस्तु पे मन लगाया, उस वस्तु के बारे में ही हम जानकारी याद कर रहे हैं कि भाई ये वस्तु ऐसी है, ऐसी, इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। जैसे अभी हम मान लिया जो है
किसी जड़ चीज पे लगा रहे हैं, हाँ तो जी। उस जड़ चीज के हमने जो है उसके गुण हमने स्मरण कर लिए, उसको याद किया। उसके बाद में हम आ गए फिर परमात्मा के ऊपर आ गए। परमात्मा का भी शुरू शुरू में तो हम उनके गुण कर्म स्वभाव ही मनन करेंगे, यही याद करेंगे। हाँ जी। और इनको याद करते करते साथ में हमारा विवेक और वैराग्य का अभ्यास चलते चलते हमारी जो बुद्धि तीव्र हो रही है, हमारी जो बुद्धि गहराई में जाके सोच रही है, जी। और अविद्या को हम धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करके वो दूर भी हो रहे हैं। जब वो गुण कर्म स्वभाव को हम अनुभव करें कि हमारे यानी कि आत्मा अनुभव करे कि इनमें से अब मेरे अंदर भी ये गुण कर्म स्वभाव आने शुरू हो गए हैं, तो वो वाली स्थिति ध्यान की रहेगी या फिर हम समाधि की तरफ बढ़ जाएंगे? नहीं, वो ध्यान की ही है अब तक भी। समाधि को आगे बताया जाएगा, खोला जाएगा। मैंने कई बार बोला है कि समाधि प्रत्यक्ष का नाम है। समाधि में सीधा प्रत्यक्ष है चीजों का, सीधा अनुभूत होती हैं वो चीजें। और वो कौन सी होती हैं वो तो कितनी ही बार, सैकड़ों बार बोला जा चुका है। जिसमें पंच महाभूत हैं, सूक्ष्म भूत हैं, इंद्रियां हैं, पूरा अंतःकरण है, आत्मा है। इन सब का साक्षात्कार होता है, और सबसे अंत में परमात्मा का सीधा साक्षात्कार है। ना कोई चिंतन है, ना मनन है, ना विचार है, ना स्मृतियां हैं, ना वृत्तियां हैं, कुछ नहीं। क्योंकि वहाँ ये सब चीजें हैं ही नहीं। विचार तो केवल ध्यान तक है। समाधि प्रत्यक्ष का नाम होता है। और वो प्रत्यक्ष अंदर होता है। मेरा आश्चर्य जी इसमें ये था कि जब वो गुण कर्म स्वभाव आत्मा ये महसूस करना शुरू कर देती है कि मैं ग्रहण करना शुरू कर दिया है, उस स्थिति की बात है, यानी अच्छा। कि उसको साक्षात्कार होना शुरू हो गया है। हाँ जी। तो क्योंकि साक्षात्कार का जो इंग्लिश वर्जन हमने देखा था, पढ़ा था, जी। वो लिखा हुआ था रियलाइजेशन। अच्छा जी। हिंदी में साक्षात्कार, हाँ। और अब वो जिस पुस्तक में हमने देखा वो सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, हाँ जी। हाँ जी। इंग्लिश में उसको रियलाइजेशन लिखा हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि जब वो एक साक्षात्कार की स्थिति आती है, तो उसमें वो गुण हमारे भीतर भी आने लगते हैं। जैसे परमात्मा के ही गुणों के साक्षात्कार की बात करें, तो परमात्मा न्यायकारी है। अभी तक तो सुन रखा है केवल शब्दों से, लेकिन एक समय के बाद जब वो अनुभव में आएंगी वो सब चीजें, तो फिर हमारा जो खुद का भी जीवन है फिर वैसा ही बनने लगता है। ऐसा कह सकते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ेंगे कुछ, और फिर शंका उत्पन्न होगी तो सर फिर आपसे पूछेंगे। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। आज तो समय बहुत। धन्यवाद। जी, आज समय भी बहुत हो गया। उसके लिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये तो होता ही है शंका समाधान में, तो ऐसा ही। जल्दी से नीलिमा माता जी आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपका भी हाथ खड़ा हुआ है। बस आचार्य जी नमस्ते। मैं तो आज तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आपका बहुत टाइम हो गया और हमारा भी। हाँ जी। तो कोई बात नहीं, फिर अगली बार ले लूंगी। बड़ा अच्छा एक समाधान में निकाला, हाँ जी। तो बताऊंगी परसों को मैं। अच्छा जी, ठीक है, फिर आप रखिएगा बाद बहुत में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जी, ठीक है। चलिए फिर आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद। और नमस्ते परमात्मा सर। का। जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी सभी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।